नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे प्लेइंग 11 के। जी हाँ, डबल हेडर मुकाबला है बिल्कुल। और दूसरा मुकाबला जो है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। और इस मुकाबले को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प तरीके से मतलब फैंस इंतजार करें, क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो दूसरे नंबर पे है 14 पॉइंट्स के साथ, और अगर केकेआर की बात करें तो नंबर 8 पे है 8 पॉइंट्स के साथ। तो बड़े उलटफेर के चांसेस अगर हैं तो वो केकेआर के पास है, लेकिन हम आपको जो प्लेइंग 11 बताएंगे उसके दौरान चर्चा भी करेंगे कि क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें केकेआर की तो केकेआर ने भी आरआर को 7 विकेट से हराया है, और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उसने दिल्ली को यानी डीसी को 6 रन से हराया है। तो कुल मिलाकर दोनों ही टीमें जीत कर आ रही हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स तो दूसरे नंबर पे है 14 पॉइंट्स के साथ, लेकिन केकेआर जो है वो 8वें नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं हौसला अफजाई जरूर किया जा सकता है केकेआर का कि वो कहीं ना कहीं पलटवार कर सकती है इस मुकाबले बिल्कुल में। जो केकेआर जो है पिछला मुकाबला 7 विकेट से जीत कर आ रही है, और जो लगातार केकेआर की जो एक हार की स्ट्रीक बन गई थी, लगातार वो हार की जो केकेआर की स्ट्रीक बन गई थी उसको तोड़कर सारी जैसे बोलते हैं ना बंदिशें तोड़कर केकेआर जीत हासिल की है केकेआर ने। तो बिल्कुल जी हाँ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, मोमेंटम होगा केकेआर के पास, और डेफिनेटली जो लखनऊ है जो दूसरी पोजीशन पर अभी बनी हुई है काबिज है वहां पर, उसको हटाना जरूर चाहेगी केकेआर, और अपने जो अंक हैं पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 में टॉप 4 में जगह बनाना चाहेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा केकेआर के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेइंग 11 से कि वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे केकेआर के खिलाफ। तो सबसे पहला नाम आता है कप्तान केएल राहुल का। अगर केएल राहुल की बात करें तो पिछला मुकाबला डीसी के खिलाफ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी एक बार फिर केएल राहुल ने, और कंसिस्टेंसी जो है वो इनके अंदर अब लगातार आती जा रही है। जिस तरीके से इस सीजन में उन्होंने बल्लेबाजी की, 51 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली थी केएल राहुल ने डीसी के खिलाफ। और उसी के साथ अगर क्विंटन डिकॉक की बात करें तो 13 गेंदों में 23 रन। कोशिश जरूर थी क्विंटन डिकॉक की कि कुछ अलग किया जाए उस मुकाबले में डीसी के खिलाफ। 13 गेंदों में शानदार 23 रन की पारी भी खेली, हालांकि ज्यादा बड़े अंतर मतलब बड़ा स्कोर जो है उनके बल्ले से तब्दील नहीं कर पाए। लगातार जो डीकॉक हैं बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, उन्हें जरूर शुरुआत मिल रही है लेकिन वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एलएसजे को जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में अगर विकेट्स गिर जाते हैं तो बाद में टीम पर दबाव आ जाता है। लेकिन पिछले मुकाबले में दीपक हुड्डा जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, बिल्कुल 50+ 34 गेंदों में 52 रन की पारी खेली थी दीपक हुड्डा ने, और मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं एलएसजी में। बिल्कुल मेरे और कॉन्फिडेंस, लगातार कॉन्फिडेंस दिखती है दीपक हुड्डा के अंदर कि उनके अंदर काबिलियत है कि वो इस तरीके के शानदार प्रदर्शन को आगे भी मतलब हर मुकाबले में जारी रख सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी भी लगातार दिखाई दे रही है। मार्कस स्टोइनिस की बात करें उसके बाद अगर तो इन्होंने 16 गेंदों में 17 रन की पारी खेली। मैं इनके पारी से निराश था, क्योंकि 16 गेंद खेलकर आप 17 रन बनाते हैं तो फिर मैं वही कहूंगा कि हिट विकेट हो जाएगी। बिल्कुल मैं भी इनकी पारी से निराश था, खासकर क्योंकि जो मार्कस स्टोइनिस है, देखिए पहले दिल्ली से खेलते थे और उस समय बड़े बड़े शॉट्स और बड़ी बड़ी अभी भी एलएसजी की तरफ से भी खेलते हुए काफी अच्छी पारियां खेली हैं। बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, तेज तर्रार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपने बोली 16 गेंदों में 17 रन, तो हिट विकेट वाली बात बिल्कुल ये टी20 के मुताबिक ये जो स्ट्राइक रेट है लगभग 100 का स्ट्राइक रेट है, ये टी20 में बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। तो बहुत ही निराश किया मार्कस स्टोइनिस ने, स्पेशली मेरे को जो अपनी पारी उन्होंने खेली। बिल्कुल अगला नाम आयुष बदोनी, कहीं ना कहीं खो से गए हैं। बिल्कुल आयुष बदोनी जिस तरीके से जिस काबिलियत के साथ जिस अंदाज के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, जो उम्मीदें इनसे लगातार बरकरार की गई एलएसजी के फैंस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं लगातार मिसिंग दिखाई दी। और इसके बाद कृणाल पांड्या मैच की रुख पलटने, मैच का रुख कब पलट दें, कब रुख मोड़ दें, कब पासा पलट जाए मुकाबले का, वो भी कहीं ना कहीं कृणाल पांड्या, क्योंकि एक तरफ उनके भाई हार्दिक पांड्या जिस तरीके से लगातार जीटी के लिए खेल रहे हैं, और उसके बाद कृणाल पांड्या की अगर बात करें तो एलएसजी के लिए एक बैकबोन सपोर्ट के तौर पे, क्योंकि हमने देखा था कि कृणाल पांड्या को एज अ फिनिशर एलएसजी जो है वो यूज करने की सोच रही थी। हालांकि पिछला मुकाबला डीसी के खिलाफ जो है एलएसजी ने पहले टारगेट सेट किया था, उसके बाद डीसी ने रन चेज करने की कोशिश की थी, लेकिन मुकाबला जो है लखनऊ ने जीता था। हालांकि बल्लेबाजी जो है वो एलएसजी की तरफ से कृणाल पांड्या को नहीं मिली थी, मात्र 3 विकेट ही गिरा था एलएसजी का। उसके बाद कृष्णप्पा गौतम, क्या कहेंगे? देखिए कृष्णप्पा गौतम है, काफ़ी अच्छा टैलेंट है और मौका मिला है इस सीज़न उन्हें, और मौका मिल रहा है अभी। बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करते हैं, और अच्छा टैलेंट, अच्छा खेल रहे हैं, एलएसजी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं कृष्णप्पा गौतम।
और देखने वाली बात होगी कि केकेआर के खिलाफ किस तरीके से खेलते हैं। एमसीए में मुकाबला होगा और देखिए मेरी नज़र इन पे इतनी खास रहेगी नहीं, लेकिन मेरी नज़र इसके अगले नाम यानी जैसन होल्डर की गेंदबाजी पे जरूर रहेगी। दुष्मंता चमीरा का नाम आएगा, मोहसिन खान का नाम आएगा, रवि बिश्नोई। कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई से मैं उम्मीद खास तौर पे करूंगा कि विकेट चटकाकर एलएसजी को एक सपोर्ट जो है, जो एलएसजी इनसे लगातार उम्मीद कर रही होगी। युवा गेंदबाज हैं, फिरके में फंसाने की जो काबिलियत है, महारत है, वो है इनके और अंदर। शुरुआती मुकाबलों में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल। अगर रवि बिश्नोई की खासकर बात की जाए, बल्लेबाजों को बांध कर रखा, बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। पंजाब से लिया एलएसजी ने, और सिर्फ इसीलिए लिया था। देखिए अकेले स्पिनर है इस पूरी टीम में, अगर देखी जाए लेग स्पिनर है, और बल्लेबाजों को खामोश गेंदबाजी तो कुणाल भी कर लेते हैं, लेकिन फिर रवि बिश्नोई की गेंदबाजी की तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, देखिए कुणाल जो है वो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और वो बिल्कुल लेग स्पिनर है। दोनों की शैली अलग है, लेकिन रवि बिश्नोई जो है खासकर पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और देखिए मैं स्पेशली चाहूँगा एलएसजी की तरफ से रवि बिश्नोई अच्छा प्रदर्शन करें, और एमसीए पर उनकी जिम्मेदारी भी होती है। एलएसजी काफ़ी उनसे एक्सपेक्ट भी 4 ओवर में अगर गेंदबाजों की बात करें तो पहले हम आते हैं जैसन होल्डर के नाम से। 4 ओवर में 45 रन दिया था जैसन होल्डर ने, बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। एक विकेट भी निकालते तो थोड़ा लगता है कि चलो एक विकेट निकाल लिए, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लैट हो इनकी गेंदबाजी गई है पिछले सीजन में अगर बात करें, लेकिन पिछले मुकाबले यानी डीसी के खिलाफ मुकाबले की अगर बात करें। फिर दुष्मंता चमीरा का नाम आता है। दुष्मंता चमीरा ने 4 ओवर में 44 रन देकर एक विकेट निकाला है। इनके भी गेंदबाजी में कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा महंगा रहा है। देखिए दोनों ही जैसन होल्डर और दुष्मंता चमीरा सीनियर गेंदबाज हैं एलएसजी की टीम में। बिल्कुल। और दोनों ही लेके लगभग एक ने 44 रन दिए, एक ने 45 रन दिए। तारीफ करनी होगी मोहसिन खान की, 4 ओवर में 16 रन देकर 16 रन देखिए ये 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट। मतलब सोच सकते हैं कितनी किफायती, काबिल तारीफ। जितनी चर्चा की जाए इस गेंदबाज की, जितनी तारीफ की जाए सब कम है। 4 की इकोनॉमी, और अगर निकाला जाए, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पर ओवर 1 विकेट, ये उनका स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन देखिए इस मुकाबले में, पिछले मुकाबले में 4 विकेट्स लेकर आ रहे हैं, और इस मुकाबले में खास नजरें होंगी मोहसिन खान के ऊपर के किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, वो मोमेंटम और कॉन्फिडेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या नहीं करते। और केकेआर की बल्लेबाजी जो कि सबब बनी हुई है निराशा का, जो लगातार निराश करती हुई आ रही है। हालांकि पिछला मुकाबला ज़रूर जीता केकेआर ने, लेकिन बल्लेबाजी जो है इस सीज़न केकेआर की अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होती रही है। तो जो प्रदर्शन मोहसिन खान ने किया है 4 विकेट लेकर, उससे केकेआर ज़रूर कहीं ना कहीं भयभीत होगी, डर होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए। और रवि बिश्नोई की बात हमने की तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के, जो केकेआर के खिलाफ अपनी जीत का, और साथ ही साथ 14 पॉइंट्स तो हो चुके हैं, 16 पॉइंट्स लेकर प्लेऑफ का भी जो सफर है उसको पूरा करने के लिए मुकाबले में भिड़ेगी। और देखना होगा कि क्या केकेआर जो 8वें नंबर पे इस वक्त मतलब पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट्स के साथ, वो क्या किसी तरीके से पलटवार, क्योंकि पिछला मुकाबला उसने भी जीता है, यानी केकेआर ने पिछला मुकाबला जीता है, तो हौसला जो है वो बुलंद होगा एलएसजी के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला होगा। तो ये 11 खिलाड़ी जो है वो एलएसजी की तरफ से हमने आपको बताया जो केकेआर के खिलाफ खेलेंगे। लेकिन अब बारी आती है केकेआर की, कोलकाता नाइट राइडर्स। इस सीजन में अगर बात करें केकेआर की तो अभी पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पे 8 पॉइंट्स के साथ, तो कुल मिलाकर अभी इनके लिए प्लेऑफ का जो रास्ता है वो आसान नहीं दिख रहा है अभी से। अगर एलएसजी के खिलाफ जीतते हैं तो एलएसजी का एक तो है कि जो 14 पॉइंट्स है वो 16 नहीं हो पाएगी। तो केकेआर की वो पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना दाव आजमाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरोन फिंच के तरफ से। देखिए फिंच की अगर पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की बात की जाए तो 7 गेंद खेलकर 4 रन बनाए थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग जोड़ी जो है वो केकेआर को संभालनी पड़ेगी, पहली बात। और उनके साथ जो खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि हमने देखा था सुनील नरेन को भी बहुत ज़्यादा मौके दिए गए, तो हालांकि उसके पहले बाबा इंद्रजीत आए थे। पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो उसमें बाबा इंद्रजीत आए थे, और इसलिए आरआर के खिलाफ बाबा इंद्रजीत ने जो बल्लेबाजी की थी 16 गेंदों में 15 रन बनाए थे। तो मेरे ख्याल से नाकाफी साबित था उनका ये पारी। तो ओपनिंग जोड़ी तो फ्लॉप थी। देखिए ओपनिंग जोड़ी केकेआर की पूरे सीजन से ही चिंता का सबब बनती हुई आ रही है। एरोन फिंच एक मुकाबले में लगे कि कर सकते हैं कुछ, लेकिन फिर वापस से वही मुकाबले में उन्होंने 50 मारा, और सुनील नरेन को भी ट्राई किया है, वेंकटेश अय्यर को मुझे भी सुनील नरेन का एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं लगा। देखिए वो पिछले सीजनों में बिल्कुल कुछ सुनील नरेन ने पारियां वो हालात बीत गए, वो मुकाबला कुछ और था, ये मुकाबला कुछ और है। लेकिन पिछले मुकाबले में बाबा इंद्रजीत और एरोन फिंच की नई जोड़ी ट्राई की। बिल्कुल नहीं।
बाबा इंद्रजीत देखिए जो कि पहला मैच खेल रहे हैं, एज अ ओपनर खेल रहे हैं, तो उन पर इतना एक्सपेक्टेशंस का भार नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी 16 गेंदों में 15 रन संभालनी चाहिए थी, फिंच को संभालनी चाहिए थी एज अ सीनियर प्लेयर, और जो कि फिंच अभी तक पूरे सीजन नाकामयाब साबित होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस ने भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराश किया इस सीजन में, उस तरीके से झलक नहीं मिली उनकी जो टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए डेब्यू टेस्ट था, या जो जिस तरीके से पारियां उनकी रही थी आईपीएल में, मुझे वो रंग वो अंदाज नहीं दिखा। एक आध मुकाबले को अगर छोड़ दिया जाए तो उम्मीद रहेगी। पिछले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें भी 32 गेंदे 34 रन लगभग रन बॉल पारी खेल रहे थे, जो कि श्रेयस अय्यर देखिए शुरुआत में विकेट गिर जाती है माना, लेकिन आपको संभालना भी होता है, लेकिन बाद में फिर उसको कैपिटलाइज भी करना है। आपने गेंदें ले ली तो बाद में आपको फिनिश भी करना है, तो वो काम श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं नहीं करते आ रहे हैं और वन मैन आर्मी बन गए। केकेआर की टीम में ज़्यादा दबाव इनके ऊपर आ गया कि भाई ओपनिंग चल नहीं रही, फिनिशिंग भी नहीं चल रही, मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल रहा, तो अकेला, और उस दबाव में कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर बिखरते जा रहे हैं। एक मुकाबले में उन्होंने 85 रन की पारी खेली थी जो मुझे याद आता है। उसके अलावा इस साल अभी तक के आईपीएल में श्रेयस अय्यर लगातार नाकामयाब साबित होते आ रहे हैं एज अ बल्लेबाज। बिल्कुल देखिए, और मैं तारीफ करना चाहूंगा नीतीश राणा का। हालांकि जो मुकाबला था आरआर के खिलाफ, मैंने बोला था कि नीतीश राणा का बैट चलेगा, और रिंकू सिंह की भी मैंने बात की थी। तो ये दोनों खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, नीतीश राणा की बात की जाए, तो पिछले मुकाबले में 37 गेंदों में इन्होंने 48 रनों की पारी खेली थी, और इनसे शानदार पारी रिंकू सिंह ने खेली थी 23 गेंदों में 42 रन, जो कि मतलब बहुत ही शानदार पारी कह सकते हैं। और यही कारण था कि कोलकाता को जीत मिली 7 विकेट से। बिल्कुल, ये जो रिंकू सिंह की ये जो पारी थी, ये देखिए निर्णायक पारी थी। अगर ये रिंकू सिंह अगर आउट हो जाते, खत्म करके मैच को फिनिश करके केकेआर को जिताकर ही ड्रेसिंग दोनों ही खिलाड़ियों ने लौटे, दोनों ही खिलाड़ी। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर खासकर रिंकू चले जाते तो शायद केकेआर के लिए और मुश्किलातों का सामना करना पड़ता। हालांकि रसल बचे हुए थे, लेकिन सामना करना पड़ सकता था केकेआर की टीम को, क्योंकि जैसे ही रिंकू अगर आउट हो जाते या आपके लगातार 1 या 2 विकेट गिर जाते, जैसे बोलते हैं ना 1 brings 2, जो आईपीएल में हमेशा देखते हुए वहाँ 1 विकेट जाता है तो दूसरा तुरंत जल्दी चले जाता है। तो ये जो रिंकू सिंह और नीतीश राणा की जो पारी थी, निर्णायक पारी थी। खासकर रिंकू सिंह जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 23 गेंदे 42 रन, 182 का स्ट्राइक रेट, देखिए एक फिनिशर केकेआर को मिल गया है। और मुझे लगता है कि केकेआर को लगातार अब रिंकू सिंह को मौका देना चाहिए, लगातार इनके साथ बने रहना चाहिए रिंकू सिंह के साथ। और रिंकू सिंह के बाद आते हैं अनुकूल रॉय की बात कर लेते हैं। पहले अनुकूल रॉय की बात कर लेते हैं। अनुकूल रॉय की अगर बात करें तो उन्होंने गेंदबाजी की थी, 4 ओवर पूरे अपने स्पेल डाले थे, 28 रन देकर 1 विकेट अनुकूल रॉय के खेमे में गया था। उसके बाद नाम आता आंद्रे रसल दी मसल का जलवा देखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर चले तो कहते हैं ना, चले तो शाम तक, नहीं तो फिर चले तो ऐसे चलते हैं आखिरी ओवर में 4 विकेट ले जाते हैं, और रन भी बल्ले से भी रन 40, 45, 50 रन तक ले जाते हैं। तो वो रंग, वो जज्बा जो है वो रसल से देखने के लिए कहीं ना कहीं फैंस उम्मीद कर रहे होंगे। उसके बाद अगला नाम आता उमेश यादव, 4 ओवर में 1 ओवर मेडन लिया था, 1 ओवर मेडन रहा था इनका, 24 रन देकर 1 विकेट निकाला था। तो उमेश यादव किफायती गेंदबाजी रही है। उम्मीद करेंगे कि एलएसजी के खिलाफ भी शानदार गेंदबाजी जारी रखें। टीम सऊदी की बात करें तो टीम सऊदी ने 4 ओवर में 46 रन दिए थे, लेकिन 2 विकेट निकाले थे। तो थोड़ा सा जाकर यहाँ पे कहते हैं ना कि मतलब नेगोशिएबल रहा कि चलो रन दे दिए, लेकिन 2 विकेट निकाल के दिए हैं। और आखिरी नाम शिवम मावी। देखिए शिवम मावी की अगर बात करें तो इन्होंने भी 4 ओवर में 33 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला है। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक रहा इनका स्पेल, लेकिन शिवम मावी से उम्मीद करेंगे थोड़ा सा और अगर एफर्ट लगाए तो टीम के परफॉर्मेंस में 4 चांद लग सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो था वो यही है कि एलएसजी बनाम केकेआर का जो मुकाबला है बेहद ही शानदार मुकाबला होगा। और इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि तमाम तरीके से जो हमने अब तक जो भी प्लेइंग 11 पहुंचाया हमने, वो बेहद ही शानदार रहा है अब तक का प्लेइंग 11। और टीमों का जो सफ़र है, हालांकि उतार चढ़ाव बहुत देखे गए इस सीज़न में, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये जो 53वां मुकाबला है वो एलएसजी बनाम केकेआर का वो शानदार है। और आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 को लेकर, क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ स्पोर्ट्स फैक्ट को सब्सक्राइब कर फैमिली मेम्बर के तौर पर स्पोर्ट्स फैक्ट से जुड़ना ना भूलें।